स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं या उसका प्रोसीजर क्या क्या है। आज उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक प्रकार की शल्य क्रिया स्थानीय चेतना शून्य उपचार तथा साधारण चेतना शून्य उपचार द्वारा की जाती है। मतलब जो हमारा सर्जिकल ऑपरेशन होता है उसमें लोकल एनेस्थीसिया, स्थानीय चेतना शून्य मतलब लोकल एनेस्थीसिया, और जो जनरल एनेस्थीसिया के यूज़ होता है उसके आधार पर ये डाटा दिया गया है कि अगर स्थानीय एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं तो इतने जीवित रहते हैं, इतने मृत हो जाते हैं या इतने मर जाते हैं, या साधारण करते हैं तो इतने जीवित रहते हैं, इतने मर जाते हैं। विभिन्न प्रकार के चेतना शून्य उपचारों से संबंधित विभिन्न मृत्यु दरों के अंतर की सार्थकता परीक्षण काई स्क्वायर का प्रयोग करके कीजिए। अब हमको क्या निकालना है? सबसे पहले ये रिलेशन देखना है कि जो स्थानीय एनेस्थेसिया या चेतना शून्य या जो हमारा लोकल एनेस्थेसिया और साधारण जो जनरल एनेस्थेसिया है, इसके यूज़ से जो मृत्यु दर है वो इफ़ेक्टिव है, मतलब उसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है इनके दोनों के यूज़ से। तो हमने पिछले वीडियो में सबसे पहले प्रोसीजर देखा था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं करके। तो सबसे पहला प्रोसीजर होता है शून्य परिकल्पना करना। तो हमारा शून्य परिकल्पना क्या होगा? शून्य परिकल्पना ये होगा कि हमारा जो एनेस्थेसिया है चेतना शून्य है, शून्य परिकल्पना ऐसे लिख देता हूँ, h0 इक्वल टू क्या है? चेतना शून्य प्रभावी है चेतना शून्य मृत्यु दर में प्रभावी है, या इसके यूज से हम मृत्यु दर की गणना कर सकते हैं कि इन दोनों का जो यूज़ है, इन दोनों के यूज से हम मृत्यु दर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं या उसके कंपेयर कर सकते हैं कि इसके यूज से हमें मृत्यु दर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या इसके यूज से कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। पहला प्रोसेस हो गया ये, हमने शून्य परिकल्पना ले लिया, मान लिया है। इसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे। इसके बाद क्या होता है? प्रत्याशित आवृत्ति की गणना। दूसरा में प्रत्याशित आवृत्ति की गणना है। तो अब प्रत्याशित आवृत्ति की गणना कैसे करेंगे? ये जो डेटा दिया हुआ है ऊपर में, ये हमारा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। इसके आधार पर हम टेबल बना सकते हैं। टेबल बना लेते हैं। ऐसे एक टेबल बना लेते हैं। ये है F0 टेबल बोल लीजिए इसको, ये F4 टेबल। अब इसमें क्या होगा? हम टोटल देखेंगे कि ये कितना कितना है। टोटल कर लेते हैं। ये कॉलम टोटल का होगा, ये कॉलम टोटल का होगा। तो इसका टोटल हो जाएगा 1974
और ये हो जाएगा आपका 495, ये आपका हो जाएगा 126, नहीं ये आपका हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा 1605। अब हमको FE टेबल मतलब प्रत्याशित आवृत्ति की एक टेबल बनाना पड़ेगा। अब मैंने जब FE का फॉर्मूला बताया था, FE = CT × RT। अब एक ऐसे ही टेबल बना लेते हैं। जिसके जगह जो है, जैसे CT ये होता है कॉलम टोटल, ये होता है रो टोटल। रो टोटल मतलब आपका इसका टोटल हो जाएगा, कॉलम टोटल इसका टोटल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय n होता है ना, और ये टोटल n हो जाएगा, ये आएगा 2100। तो अब इसका वैल्यू देखते हैं कितना आएगा। सोलह सौ 5 गुणी 1974, ये हो जाएगा 1508.7। वैसे ही ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ का। यहाँ के लिए क्या हो गया, पहले के लिए 1605 गुणित 1974/2100, ये हो जाएगा 1508.7। अब जिसके लिए हम कैलकुलेट किए हैं पहले स्थान के लिए, तो पहले स्थान पर लिखेंगे, और दूसरे स्थान के लिए करेंगे तो ये क्या होगा, 1605 गुणित नीचे में क्या है 126 भागित 2100 गुणित 126 भागित 2100, यह आएगा आपका 96.3। वैसे ही यहाँ करेंगे कैलकुलेट, तो ये आएगा आपका, कर ही लेते हैं, 441 गुणित 495 गुणित 1974 भागित 2100, 495 गुणित 1974 भागित 2100, ये आएगा आपका 465.3। 465.3। इसके लिए 495 गुणित 126 भागित 2100, तो ये आ गया आपका 29.7। अब ये जो टेबल आ गया इसको हम अरेंज करेंगे। या फिर एक टेबल खींच लेते हैं। जिसमें सबसे पहले F0 FO ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, फिर FE, फिर हमको क्या चाहिए FO माइनस FE। हमारा काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FO माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE।
तो हमको क्या चाहिए, एफ ई का स्क्वायर चाहिए। तो हमारे पास एफ को क्या क्या दिया हुआ है, देखिए हमारे पास एफ ओ दिया हुआ है ये, तो मैं उसी को डाल देता हूँ। 1533 441 72 54 1533 441 72 54। अब ये जो हमारा एफ ई है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, प्रत्याशित मूल्य जो आया है, जिसके जगह पर जो है उसी के सीधा में उसी को लिखना है। जैसे 1533 है, 1533 के सीधा में 1508.7 लिखना है। 1508.7 है। फिर यहाँ कितना है, 465.3, 465.3, 96.3 और 29.7। तो अब इसका अंतर कितना होगा, 1533 में 508.7 गया तो 24.3 आएगा प्लस में। अब इसका कितना होगा, ये -24.3 होगा, इसमें भी -24.3 होगा और ये होगा +24.3। हमको क्या चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, तो हम स्क्वायर कर देंगे इसका। 24.3 का स्क्वायर होगा 590.49। सभी में उतना ही आएगा क्योंकि माइनस प्लस इग्नोर होता है, यहाँ माइनस का भी स्क्वायर उतना ही आएगा, 590.49, 590.49। अब देखिए हमको क्या चाहिए, इसका समेसन चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यह हमारा ये आ गया वैल्यू। अब क्या करेंगे, एफ ई का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एफ ई। अब हम एफ ई का वैल्यू क्या है, क्या क्या है, 1508 है, 465 है, 96 है, 29 है। अब किसको डिवाइड करते जाएंगे, 590 को। तो 590 को अगर हम डिवाइड करते जाते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता जाएगा, 0.39। ये आ जाएगा आपका 1.26। यहाँ आपका आ जाएगा 6.13 और यहाँ आ जाएगा 19.88। टोटल आ जाएगा आपका 27.67, है ना। अब हमारा जो प्रोसीजर था, हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, काई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 27.67, है ना। अब हम परीक्षण करेंगे। परीक्षण में क्या देखा था हमने, 2 पॉइंट देखा था। अगर इसके बाद होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का कैलकुलेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैं क्या बोला था, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू C - 1 इंटू R - 1। अब देखिए C और R क्या क्या है यहाँ। C जो हम टेबल बनाए हैं, टेबल में 1 2 1 2 1 2 1 2 2 रो हैं और 2 कॉलम है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C का वैल्यू भी 2 हो जाएगा और R का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। तो 1 गुणित 1 कितना हो जाएगा, 1। तो DF इक्वल टू 1। अब हम जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है
इसको 5% सार्थकता दर पर ही देखेंगे। 5% सार्थकता दर के लिए एक के लिए देखेंगे कि एक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। तो ये काई स्क्वायर टेबल है ना। यहाँ 5% मतलब 0.5 का ये 0.05 जो है 5% के लिए 0.05 है ना। अब 0.05 है तो इसका 1 देखेंगे, क्योंकि हमारा 1 आया है तो हमारा कितना वैल्यू आ गया 3.841। तो DF बोल लीजिए या काई स्क्वायर बोल लीजिए इसको, मतलब एक है। अब इसका सार्थकता परीक्षण कैसे होगा, मैं क्या बोला था, कैलकुलेशन हो गया, DF का भी कैलकुलेशन हो गया और काई स्क्वायर का भी कैलकुलेशन हो गया। अब सार्थकता परीक्षण के लिए 2 पॉइंट बताया था मैं। अगर काई स्क्वायर बड़ा है किससे, सारणी मूल्य से। सारणी मूल्य कितना है हमारा, ये सारणी मूल्य हो गया हमारा, सारणी मूल्य से बड़ा है। तो यहाँ इस केस में बड़ा ही है, यह 27.67 है और यहाँ कितना है 3.841 है। तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है या शून्य परिकल्पना है वो क्या होगा, वो सही नहीं मानी जाएगी, है ना। अगर ये छोटा होता, काई स्क्वायर टेस्ट का वैल्यू छोटा होता, काई स्क्वायर का वैल्यू छोटा होता या बराबर होता किससे, इससे, तो उस केस में हमारा नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ता और ये मानना पड़ता कि जो हम मान के चले हैं नल हाइपोथेसिस में वही सही है करके, और जो अंतर है वो सार्थक नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ क्या है, उल्टा है, यहाँ एक काई स्क्वायर बड़ा है और जो सारणी मूल्य है वो छोटा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो शून्य परिकल्पना है असत्य मानी जाएगी और जो हमारा अंतर है सार्थक होगा। ये चैप्टर काफ़ी सरल है, बस हमको प्रोसीजर फॉलो करके चलना है और आगे सॉल्व करते जाना है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये बहुत ही मुश्किल से समझ आएगा, क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है और हमको सार्थकता परीक्षण करना पड़ेगा। तो उसको अच्छे से देखिए, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। मैं एक वीडियो में एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आगे का देखेंगे। थैंक यू।